हेलो एवरीवन, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक जो है डोमेस्टिक टेरिटरी। पहले जानते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो होती क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में सब जानते होंगे, सब लोग जो है बचपन से डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ते हुए आते होंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, तो देखते हैं कि पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री, जो हमारे देश का ये है ना अपना भारत महान, माफ़ करना ड्राइंग बनाने तो मुझे नहीं आता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ बना पाऊँ। ठीक है, तो ये जो है ना ये पूरा पोर्शन है, ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमारी कितनी चीज़ें आती हैं, तो पहला आता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, जो हमारे शिप्स और एयरक्राफ्ट्स हैं जो अभी जो है हमारी कंट्री में ना रह के किसी और कंट्री में है। ठीक है, जो हमारी कंट्री में है वो तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा है, अब हमसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन जो और चीज़ें जो हमारी कंट्री के हैं अभी किसी और कंट्री में ऑपरेट कर रही हैं या फिर अभी किसी और कंट्री में गई हुई हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेडिंग या फिर किसी भी चीज़ों से। ठीक है, शिप्स और एयरक्राफ्ट जो भी हमारी कंट्री के हैं और किसी और कंट्री में गए हुए हैं तो वो क्या होंगे, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होंगे। याद रखना, हमारी कंट्री के शिप्स और एयरक्राफ्ट अगर किसी दूसरे कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होंगे। दूसरा है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। जो हमारी कंट्री की जो मिलिट्री है ना, अगर कहीं किसी और कंट्री में जाती है फॉर ट्रेनिंग पर्पज या फिर अपने कैंप वैम्प लगाने जाती है तो वो भी जो है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होंगे। तीसरा है फिशिंग बोट्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। जो फिशिंग बोट्स हैं, देखा होगा जो समुद्र में जो बोट्स वगैरह चलती हैं, तो कभी कभी हम लोग अपनी कंट्री में जो नहीं रह के किसी दूसरे कंट्री में भी हम लोग घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वो भी जो होंगी हमारी ही कंट्री के आएंगे। उसके साथ साथ ऑयल और नेचुरल गैस के जो रिग्स है, जो कंटेनर्स हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस के, वो भी जो होंगे वो हमारी कंट्री के ही होंगे। भले वो कहीं और ऑपरेट कर रहे हों, किसी और की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर ऑपरेट कर रहे हों, लेकिन वो हैं किसके, वो हमारे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है एम्बेसीज़। जो हमारी कंट्री की एम्बेसीज़ किसी और देश में जो काम कर रही हैं, जैसे एम्बेसीज़ का मतलब होता क्या है, कुछ ऐसे ऑफिसेज बनाए जाते हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे कंट्री में रहते हैं। हमारी कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं ताकि वो दूसरी वाली, जैसे हमारी कंट्री के लोग कोई कहें अमेरिका, ठीक है, वो अमेरिका और हमारे बीच का जो लीगल रिलेशन है उसको मेंटेन करते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमारे यहाँ से कोई लोग गए हैं अमेरिका घूमने के लिए, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वहाँ पे सॉर्ट आउट करने का भी काम करते हैं, तो वो होती है एम्बेसीज़। हमारे देश की एम्बेसीज़ हर एक देश में होती हैं। ठीक है, अभी कितने देश हैं ज़रा ये भी बता देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रा लिख के बताना कि अभी टोटल जो है कितने देश हैं। तो हर एक देश में हमारे यहाँ की एम्बेसीज़ होती हैं। तो एम्बेसीज़ हमारे यहाँ की अगर किसी और देश में है तो वो भी जो है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती हैं। अब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन से लोग नहीं आते, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑफ द फॉरेन कंट्री। अब भैया किसी और के यहाँ का जहाज़ है, ठीक है, किसी और के यहाँ का एयरक्राफ्ट है, तो वो जब हम अपना एयरक्राफ्ट अपनी, भले वो कहीं और हो, हम अपनी कंट्री में अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम इतने बेवकूफ़ तो हैं नहीं कि हम दूसरों का भी अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे। हम तो वो अंग्रेज़ों के ज़माने वाले हैं नहीं कि जो आ गया सब हड़प लिए, ये वाले तो हैं नहीं। हम क्या करेंगे, सिर्फ जो उनके देश का होगा वो हम उधर ही जाने देंगे कि तुम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में जोड़ो, हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में तुम्हारे यहाँ के जहाज़, तुम्हारे के कोई भी एयरक्राफ्ट हम नहीं जोड़ेंगे। दूसरी चीज़, फॉरेन एम्बेसीज़। जो दूसरे देशों की एम्बेसीज़ हमारे यहाँ है, ठीक है, दूसरे देश की एम्बेसीज़ जो अपने ऑफिस सेटअप की हुई हैं हमारे यहाँ की हुई हैं, वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आती हैं क्योंकि वो हमारे देश की तो हैं ही नहीं। तीसरी चीज़ है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। किसी और के यहाँ की अगर हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में आ चुकी हैं, ऑयल गैस और नेचुरल गैस के कंटेनर्स वगैरह अगर हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में आ चुके हैं और वो हमारी कंट्री के नहीं हैं, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल रेजिडेंट। अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं हम इनके बारे में बताएंगे। तो नॉर्मल रेजिडेंट वो होते हैं, ठीक है, या तो कोई इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मल रेजिडेंट वो होते हैं जो उस देश में रहते हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब उस देश के प्रति जो है उनकी भावना है या फिर उस देश के प्रति जो उनका लगाव है उसी देश में रहता है, उसी देश के लिए रहता है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि
अगर हम हैं, हम कहीं जाते हैं विजिट करने के लिए, ठीक है, लेकिन मेरा अभी भी दिल है हिंदुस्तानी वाला ही सीन चलता है, तो हम कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट हुए? इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट हुए। आई बात समझ में? तो नॉर्मल रेजिडेंट वो होते हैं, वो उस कंट्री में रहते हैं, एज वेल एज उसके साथ जो है उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो अपने देश के लिए ही होता है। दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अब देखते हैं नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर कौन कौन से लोग नहीं आते हैं। तो पहला फॉरेन टूरिस्ट, जो टूरिस्ट होते हैं वो नहीं आते, क्योंकि वो घूमने के पर्पज़ से आते हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो उनकी कंट्री में लाई करता है, ठीक है। उसके साथ साथ फॉरेन स्टाफ, जो फॉरेन स्टाफ जो है हमारे यहाँ काम करते हैं वो इस में नहीं आते हैं, एज वेल एज फॉरेन एम्बेसीज, क्योंकि वो अपने देश के लिए भले वो रहे यहाँ पे रही हो, भले वो रिसाइड यहाँ पे, इसका डेफिनेशन भी एक रिसाइड, भले वो रिसाइड यहाँ कर रही हो, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, जो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहाँ लाई कर रहा है? उनके अपने कंट्री में लाई कर रहा है, ठीक है। तीसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश है, ठीक है, चाहे कहीं किसी और कंट्री में इस्टेब्लिश हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री में हो रहा है, इसका मतलब कि वो वहाँ के अपनी कंट्री के वो नॉर्मल रेजिडेंट हैं। हमारे यहाँ के, या अगर हमारे यहाँ इस्टेब्लिश है तो वो हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हैं। दूसरा है एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें काम करने वाले लोग भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग भी, अगर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो किसी दूसरी कंट्री में लाई करता है, उनके अपने खुद की कंट्री में लाई करता है, तो वो वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। चौथा है कि क्रू मेंबर्स ऑफ द फॉरेन वेसल, फॉरेन ट्रैवलर्स और सीजनल वर्कर्स। कह रहा है कि क्रू मेंबर जो फॉरेन वेसल्स, मतलब जहाज वगैरह के जो कितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं, अगर वो यहाँ आते हैं लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनकी कंट्री में लाई करता है, या फिर फॉरेन ट्रैवलर्स जो ट्रैवल वगैरह करते हैं वो भी अगर आते हैं घूमने और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनकी ही कंट्री में लाई करता है, एज वेल एज सीजनल वर्कर्स जो सीज़न के चलते ही काम पे आते हैं, मतलब कि सीज़न आती है तो वो काम पे बुलाए जाते हैं, तो उनका भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, भले वो काम यहाँ कर रहे हो लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो उनका उनकी कंट्री में लाई कर रहा है, उनका मन तो उनका देश में ही लगेगा, यहाँ पर तो लगेगा नहीं। तो ये सब जो होंगे हमारे नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सिटीजनशिप बेसिकली क्या होता है? एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है। किसको सिटीजनशिप मिलती है? पहला को तो कंडीशन ये होता है कि व्हेन अ पर्सन इज़ बॉर्न इन इंडिया, अगर कोई इंसान इंडिया में पैदा हुआ हो तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि व्हेन द इंडियन लॉ अलाउड टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन लॉ जो है, इंडियन लॉ जो है वो उस इंसान को अलाउ करे कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो बन सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि किस बेसिस पे आप इंडियन सिटीजन जो है वो बन सकते हैं। लेकिन अभी आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक चाइना का इंसान है, वो इंडिया में रह रहा है, ठीक है, तो रहने के लिए तो रेजिडेंटशिप तो हो गई, लेकिन वो सिटीजनशिप उसकी कहाँ की होगी? चाइना की होगी। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एक इंसान के पास सिंगल टाइम में जो है, एक इंसान के पास कहीं का सिटीजनशिप भी हो सकता है, एज वेल एज उसके पास रेजिडेंटशिप भी हो सकता है, रेजिडेंटशिप भी हो सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? अब चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम वो होता है जब हम कोई फैक्टर सर्विसेज जो है जब प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले जो हमको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं हम फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का डेफिनेशन देखते हैं। रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको कमात। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और उनको क्या मिलता है? वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट या फिर रॉयल्टी या फिर रेंट, ठीक है। लैंड को रेंट और रॉयल्टी मिलती है, ठीक है। कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है और लेबर को वेजेज या फिर सैलरीज मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम वो होता है, फिर से बता दे रहे हैं, फैक्टर इनकम वो होता है जब हमको काम करने के बाद मिलता है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम, ठीक है। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम वो होता है जो हमको फ्री फंड में मिलता है, उसके बदले हमको कोई भी काम नहीं करना होता है। यहाँ पे डेफिनेशन भी है, रिसीव्ड बाय विदाउट रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। बिना किसी सर्विस को दिए हुए जब हमको कोई इनकम रिसीव होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स आ जाते हैं, पेंशन्स आ जाते हैं, और इसके साथ साथ स्कॉलरशिप आ जाती है। इसके बदले हमको कोई भी काम नहीं करना होता है। आई बात समझ में? फैक्टर सर्विस और फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम समझ में आ गया। फैक्टर इनकम काम करने के बाद मिलता है और ट्रांसफ़र इनकम जो है फ्री फंड में मिलता है, ठीक है। फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल्स एज वेल एज ट्रांसफ़र इनकम के एग्जाम्पल्स याद आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है फाइनल गुड्स, उसके बाद से है इंटरमीडिएट गुड्स और उसके बाद से है प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है।
इन चीज़ों की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फाइनल गुड्स हम देखेंगे कि फाइनल गुड्स वो होते हैं जो हम अपने फाइनल कंजम्पशंस के लिए, ठीक है, जब हम फाइनली उसको कंज्यूम करने के लिए जब लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड, जो पूरी तरीके से रेडी होता है, रेडी टू सर्व होता है। ठीक है, रेडी टू सर्व जो खाना होता है ना, उसको ही हम लोग फाइनल गुड्स बोलते हैं। मतलब कि तुरंत कस्टमर आया, तुरंत उनको दे दी है, तो ये क्या कहलाता है? फाइनल गुड कहलाता है। अब देखो, फाइनल गुड के अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहला होता है कंजम्पशन गुड और दूसरा होता है कैपिटल गुड। अब कंजम्पशन गुड जो होता है वो क्या होता है और कैपिटल गुड होता है वो क्या होता है, ये इनके बीच में कोई इतना खास डेफिनेशन नहीं है, इनके बीच में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनके यूजेस के अकॉर्डिंग जो है इसको डिवाइड कर दिया गया है कि ये कंजम्पशन गुड होंगे और ये कैपिटल गुड होंगे। अब देखते हैं कि वो कैसे डिवाइड किया गया है। मान लीजिए कि आप दुकान से एक ब्रेड खरीद के लेके आते हैं। आप दुकान से ब्रेड खरीद के लेके आएँ तो आप अपने घर में क्या किए, सैंडविच बना लिए, आप खा लिए, ठीक है। लेकिन अगर वही ब्रेड कोई दुकान वाला, कोई रेस्टोरेंट वगैरह वाला है, वो जो है ख़रीद के लेके जाता है, तो वो क्या करेगा, उसमें वैल्यू एडिशन करेगा, ठीक है, फिर उसमें सैंडविच बनाएगा, फिर वो सर्व करेगा, फिर उससे पैसे कमाएगा। तो उस टाइम वही ब्रेड जो है वो हमारे लिए तो कंजम्पशन गुड्स हो गया, क्योंकि हम उसको डायरेक्टली लाए, कंज्यूम कर लिए, उसमें मेरा कोई वैल्यू एडिशन तो हुआ नहीं। लेकिन वही दुकानदार जो है उसी ब्रेड को लेके जाता है तो उसमें वैल्यू एडिशन करता है, तो वो उसके लिए कौन सा गुड हो गया, कैपिटल गुड हो गया। डिफरेंस समझ में आ गया। कंजम्पशन गुड्स का मतलब होता है कि डायरेक्टली जो होते हैं कंज्यूम हो जाते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। होते तो दोनों फाइनली गुड्स हैं, ठीक है, लेकिन इनके यूजेस पे डिपेंड होता है कि वो कंजम्पशन गुड होगा या फिर वो कैपिटल गुड होगा। दूसरा है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होता है जो हाफ अभी फिनिश हुआ रहता है, अभी पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ रहता है, अभी इसमें वैल्यू एडिशन जो होना होता है वो बाकी रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब आता है हमारा प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल से लेके, रॉ मटेरियल खरीदने से लेके कस्टमर के बेचने तक का, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लो ये बाउंड्री है, यहाँ पे हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीदने से लेके और कस्टमर के बेचने तक का, यहाँ पे कस्टमर को बेच रहे हैं, इसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, इसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी, ये सब क्या होगा, प्रोडक्शन बाउंड्री कहलाएगा। मतलब रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो पक्का उसको कंपनी में ले जाएंगे, धुलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर उसको बनाएंगे मशीन से, फिर लेबर, फिर उसको काटेंगे, फिर उसकी पैकिंग होगी, फिर उसकी पॉलिशिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, उसको क्या कहते हैं हम, प्रोडक्शन बाउंड्री। अब हमारे यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डेप्रिसिएशन के बारे में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के बारे में अगर हम देखेंगे तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। जो भी फिक्स असेट होता है, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह हो गई, इनकी वैल्यू में रिडक्शन होता है। क्यों होता है? जब इन चीज़ों की यूजेज होती है ना, किसी भी चीज़ को तुम यूज़ करते हो तो ख़राब हो जाती है, इसकी वैल्यू जो में रिडक्शन हो जाता है। कार वगैरह, बाइक वगैरह का लेते हो तो कुछ दिन के बाद चल के वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन होते रहता है उनकी वैल्यू में। तो डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यू में जब रिडक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की तरफ। कि इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है ना, इन्वेस्टमेंट का मतलब जो है सबको पता होगा, एडिशन करते हैं अपने स्टॉक कैपिटल में। मतलब कि कहीं पे भी हम लोग जो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, मतलब जहाँ पे भी पैसा लगाते हैं अपने स्टॉक में, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है हम लोग ये जान लेते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर अलाइंग डेप्रिसिएशन। मतलब कि हम लोग स्टॉक कैपिटल में हाँ अपना एडिशन करेंगे, पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब दूसरा है कि नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकॉनमी। मतलब कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट होता है इसमें कैपिटल स्टॉक में, अगर डेप्रिसिएशन चेंज करने के बाद इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट। अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं